नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जनता के प्रति गहरी संवेदनशीलता की। सीएम की दूरदर्शिता और जनता के प्रति गहरी संवेदनशीलता ने प्रदेश में नागरिक केंद्रित शासन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनकी स्पष्ट सोच और मजबूत इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप राज्य की प्रमुख शिकायत निवारण जो व्यवस्था है, यानी कि राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर शिकायतों का जल्द, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिदायक निस्तारण अब एक नया मानक स्थापित कर रहा है। मार्च 2026 में पोर्टल पर नागरिकों की संतुष्टि का स्तर 80% से अधिक पहुंचकर ऑल टाइम हाई लेवल पर जा पहुंचा। यह आंकड़ा पिछले महीने के लगभग 69.54% की तुलना में अभूतपूर्व वृद्धि को दर्शाता है, जो सीधे सीधे प्रदेश के मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत निगरानी, नियमित निरीक्षण और अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देशों का सुखद परिणाम है। सीएम ने कई बार स्वयं हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। वे परिवादियों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं और पूर्व में निस्तारित प्रकरणों की राहत की समीक्षा भी सीएम लगातार करते हैं और विभागीय अधिकारियों को त्वरित समाधान के स्पष्ट निर्देश देते हैं। इसी कड़ी में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने भी हाल ही में हेल्पलाइन सेंटर का दौरा किया, शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के निर्देश पर सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और शासन सचिव स्तर के अधिकारी 4 मार्च से 28 अप्रैल 2026 तक निर्धारित तिथियों पर हेल्पलाइन केंद्र पर मौजूद रहकर नागरिकों से लगातार संवाद कर रहे हैं और मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। इस अभियान के तहत वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से मौके पर पहुंचते हैं। अभियान को और ज्यादा मजबूती इससे मिली है। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों और सरकार के बीच की दूरी को काफी कम कर दिया। 24 फरवरी 2026 को एक दिन में 25,254 मामलों का शिकायतों का निस्तारण दर्ज किया गया, जो ऑल टाइम हाई है। उसी दिन नई शिकायतें सिर्फ 11,788 थी, जो पिछले लंबित मामलों के तेज निस्तारण को दर्शाती हैं और औसत निस्तारण की अवधि घटकर 7 दिन रह गई है, जो पहले से काफी कम है। मार्च 2026 में संतुष्टि स्तर 80% प्लस पर पहुंचा और नागरिकों के लिए आसान पहुंच बनी है। इधर विपक्ष है कि ये सब मानने को तैयार नहीं है। उधर सरकार का यह कहना है कि प्रयास हमारे लगातार जारी होंगे। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी यहां पर जुड़ेंगे। चलिए, 3 खास मेहमानों का पैनल इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ गया। वीरेंद्र शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। पुरुष भारद्वाज जी है, कांग्रेस लीडर है। और ईश भारद्वाज जी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा सर, आपका स्वागत। पुरुष जी, आपका भी स्वागत। और ईश भारद्वाज जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ मौजूद। आप तीनों खास मेहमानों का इस बड़े पैनल पर स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा जी, मुख्यमंत्री साहब की गंभीरता, मुख्यमंत्री साहब की संवेदनशीलता और मुख्यमंत्री साहब का जो वर्किंग स्टाइल है, लोग मान रहे हैं, राजस्थान की जनता मान रही है और भूरी भूरी तारीफ हो रही है सूबे के मुख्यमंत्री की कि ये देखिए, जो संपर्क पोर्टल पहले जिसकी चाल धीरे थी, मुख्यमंत्री ने खुद ने मोर्चा संभाल लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं, परिवादियों से संवाद करते हैं और रिजल्ट हम सबके सामने है। ऑल टाइम हाई लेवल को हमने पार किया है। 80% तक राजस्थान के लोगों की समस्याओं का निस्तारण यहां पर हुआ है। लोग मुख्यमंत्री को साधुवाद दे रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री इस अंदाज में उनसे 181 हेल्पलाइन से खुद कॉल करेंगे और खुद समस्याएं सुनेंगे। नतीजे अच्छे आ रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? से पहले तो इंडिया न्यूज के सभी जो भी चैनल्स देख रहे हैं उनको और आप सभी को नव संवत्सर की प्रणाम, शुभकामनाएं और राजस्थान दिवस की भी शुभकामनाएं। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का आज का आपकी ये बहस है वो राजस्थान के लिए एक सुखदायी जो परिणाम आ रहे हैं उनको लेकर संदर्भित है और निश्चित रूप से आम जनता तक ये विषय पहुंचने चाहिए कि जिस प्रकार संवेदनशीलता से राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार आम जनता की समस्याओं का निस्तारण 7 दिवस से पहले ही हो रहा है, तो ये राजस्थान की जय जयकार का, राजस्थान दिवस पर राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। बिल्कुल, ये अच्छा है वीरेंद्र शर्मा जी, अच्छा है जिस अंदाज में आपने बात कही, अच्छा है सर जी। और यह केवल ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, यह विषय है उन लोगों के लिए जो एक कंटिन्यू इंतजार करते हैं कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो हमारी परिवेदनाओं का निस्तारण करेगी और
उन्हें कल्पना भी नहीं होगी। कई कई बार, 2 बार तो ऐसी घटना हो चुकी है कि स्वयं मुख्यमंत्री जब 181 सेंटर पे जाते हैं, जब सामने कोई फरियादी फरियाद करता है, अपनी शिकायत वहां देता है, तो उसे पता चलता है मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था। और यहां तक देखिए कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री जी ने और मुख्य सचिव जी ने यह भी व्यवस्था की है कि हमारे जो प्रमुख विभागों के जो विभागाध्यक्ष हैं वह भी वहां पर अपनी ड्यूटी देंगे, यानी कि उनकी भी तिथि अनुसार ड्यूटी फिक्स कर दी गई है कि आपको भी वहां पर उपलब्ध रहकर और शिकायतें सुननी होगी। तो निश्चित रूप से ये जो व्यवस्थाएं हुई है, ये एक सरकार की संवेदनशीलता का परिचय। और यही नहीं, आप ये देखिए इस बार के बजट में एक बहुत ही अच्छी बजट घोषणा भी हमने की, राजस्थान की सरकार ने की, कि 100 से अधिक समस्याओं को, जो भी मित्र पे जो समस्याएं होती है या जो सुविधाएं दी गई है, उनका व्हाट्सएप के माध्यम से भी निदान होगा। यानी जिस किसी को भी ई मित्र की सेवाएं मिल रही थी, जो भी ई मित्र केंद्र पर जाकर वो कर पा रहा था, वह 100 व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर पाएगा। और हर नगर निकाय में में स्मार्ट सेवा केंद्र बनेंगे और इसके साथ साथ मिनी मित्र केंद्र भी हम बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगामी आने वाले समय में राजस्थान समस्या मुक्त प्रदेश होगा। और यह सब कैसे संभव हुआ है? यह भजन लाल जी के संवेदनशील नेतृत्व में संभव हुआ है, जिनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि सुशासन, मुझे प्रदेश में सुशासन देना है, किसी भी रूप में मेरी जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और जो दो बजट हमारे रहे अभी के, ये मानिए निश्चित राजस्थान के लिए जो कल्पना हमने की है कि विकसित राजस्थान बनाएंगे, तो उसको साकार करने के लिए आगे भी बढ़ चुके। आप ये देखिए, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, उनकी निरंतर प्रगति के लिए राजस्थान सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है, और वही परिणाम भी दे रहे हैं। आज प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में कांग्रेस के शासन के समय 1,16,000 थी, वह 2,02,000 पर पहुंच गई है। कांग्रेस के शासन में राजस्व घाटा हाय हाय कर रहा था, हमने वह 8,000 करोड़ कम कर दिया है। और वह कब किया? जबकि हमने पेट्रोल डीजल पर वेट कम किया, उसके बाद भी कम करके दिखा दिया। और वही नहीं, हमने 1 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए हैं। और यही नहीं, 1 लाख भर्तियों पर नियुक्तियां दे चुके हैं, 1,55,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख भर्तियों के कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं। तो निश्चित मानिए जो इंडेक्स आ रहे हैं ना, हैप्पीनेस इंडेक्स के राजस्थान के, वह आप देखिए ऑल टाइम हाई पर हैं। यानी हम हर जन की खुशियों को भी देख रहे हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का भी कार्य कर रहे हैं, और राजस्थान को समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और जो हमने लक्ष्य लिया विकसित राजस्थान का, वह भी पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पौरुष भारद्वाज जी का रुख करें, उससे पहले ईश भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ईश भारद्वाज जी, जिस तरीके से आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, लोगों से आपका सर नियमित संवाद होता है, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को भी। ईश भारद्वाज जी, जिस तरीके से आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से लोगों से आपका संवाद होता है, युवाओं से आप लगातार संवाद करते रहते हैं, जिस तरीके से देखा आपने, वीरेंद्र जी कहते हैं कि हर क्षेत्र में हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है, राजस्थान की सूरत तेजी से बदल रही है, आगे लगातार बदलती रहेगी। ईश जी, एक संपर्क पोर्टल पर समस्याओं का जो अंबार लगता था, संपर्क पोर्टल पर ये शिकायतें अमूमन लोग कर देते थे कि शिकायत सुनी नहीं गई, निस्तारण सही ढंग से नहीं हुआ। ये पैटर्न हमें मानना होगा कि ये राजस्थान में बदला है, एक नया पैटर्न निकल करके आया है। और ये तब निकलता है ईश भारद्वाज जी, जब सूबे का मुख्यमंत्री खुद किसी बात की, किसी चीज की, किसी अभियान की कमान संभालता है, तो मैं यकीन मानता हूं कि सूरत बदलती है। और राजस्थान में भी ऐसा हुआ है। 80% जो गेन यहां पर हुआ है, जो प्राप्ति जो हुई है राजस्थान के लोगों की समस्याओं के निस्तारण की, निश्चित रूप से कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये एक सुखद पहल है, एक अच्छा परिणाम है राजस्थान के लोगों के लिए, हमारे विकसित राजस्थान के लिए। ईश भारद्वाज जी, दावे सरकार ने भी किए हैं, आंकड़े भी बोलते हैं, और लोग खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री की तारीफ भी करते हैं सरकार के वर्किंग स्टाइल को लेकर के, कि हां, जिस संपर्क पोर्टल पर समस्याओं का अंबार रहता था, वहां लोगों की सुनवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए जी, ACS लेवल के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने बाउंड कर दिया, पाबंद कर दिया। आप सुपरविजन करेंगे, आप निगरानी करेंगे, क्योंकि राजस्थान के लोग हमें साधुवाद दें, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। ईश भारद्वाज जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे प्रोसेस को? और ये जो ऑल टाइम हाई का जो आंकड़ा गेन हुआ है, यहां पर सरकार ने आंकड़ा गेन किया होगा, लेकिन मैं इसे असली गेनिंग, असली प्राप्ति राजस्थान की जनता की मानूंगा। सर
देखिए दिनेश जी, सर्वप्रथम तो मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को धन्यवाद दूंगा इसके लिए कि उन्होंने इस तरह का ये स्टेप लिया और ये एक शुरुआत की। और जी। देखिए दूसरी चीज मैं बोलूंगा, शासन की सफलता का असली पैमाना जो होता है ना साहब, वो आम नागरिक की संतुष्टि होती है। हम्म। जब संतुष्टि स्तर 80% पार कर जाता है तो ये केवल जी। आंकड़ा नहीं होता साहब, हम्म। बल्कि ये भरोसे का संकेत है। और उसके लिए हमारे आदरणीय भजनलाल जी जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि 181 हेल्पलाइन के माध्यम से सरकार ने जो शिकायत निवारण का केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं रहने दिया, जी। इसको कार्य रूप से परिणित करके दिखाया गया है। और जवाबदेही प्रशासन तंत्र की इसमें जो दी गई है, और उसका ये सबसे बड़ा बात कहूंगा कि जिसमें एसीएस लेवल के अधिकारियों को लगाया मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी इस चीज का खुद निरीक्षण कर रहे हैं, परिवादियों से संवाद कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है राजस्थान की राजनीति में, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार नहीं, और एक बार नहीं, ये दो बार दिखाता है नहीं, कि 3 बार प्रशासन नहीं, फाइलों से मुख्यमंत्री सीमित बार नहीं बार है। पहुंचते हैं प्रशासन ईस्ट, जनता मुख्यमंत्री के बार प्रति बार पहुंचते हैं जवाबदेही संपर्क तय कर पोर्टल रहा पर, है। कई तो ये बार बहुत खुद बड़ी बात पहुंचते है। हैं। 25,000 लोगों ने जो 7 दिन में औसतन निस्तारण होना, एक दिन में 25,000 से अधिक मामलों का समाधान होना, ये बहुत बड़ी बात है। और सिस्टम केवल बना नहीं है, बल्कि प्रभावी तरीके से सिस्टम ने अपना काम किया है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के आदरणीय, हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस तरह का संज्ञान लिया और जनता से सीधे जुड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया है ना साहब, ये काबिले तारीफ है। अच्छा ईश जी, एक सवाल और करूंगा। लोगों से आप नियमित संवाद करते हैं, आप राजस्थान के कई अंचल में आप घूमते हैं, जाते हैं, सामाजिक क्षेत्र में आप लोगों से आपका लगातार जुड़ाव बना होता है। ये आपने एक अपनी बात बताई, लोगों की जो प्रतिक्रिया आपने सुनी होंगी, गांव ढाड़ी में आप गए होंगे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में भी गए होंगे आप, शेखावटी में भी आप जाते हैं, आप राजस्थान के कोने कोने में आप जहां भी आपका संवाद हुआ, युवाओं से आपकी बातचीत हुई, गांव ढाड़ी के लोगों की आपकी बातचीत हुई, ईमानदारी से बताना क्या फीडबैक निकल करके सामने आया, लोगों ने क्या कुछ आपसे कहा, इसको आप शेयर कीजिएगा। देखिए जिन लोगों ने भी उन नंबरों पे 181 पे कॉल किया, वो सारे लोग संतुष्ट हैं। अब देखिए साहब, ऐसा होता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट खुद गांव ढाणी तक पहुंचे, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए हमारे पास प्रशासन है, प्रशासन को पूरे प्रभावी तरीके से सरकार उपयोग में ले रही है। तो ये अच्छी चीज है और लोगों का संतुष्टि लेवल इस चीज को शुरू करने के बाद काफी लेवल तक बढ़ा है। बहुत सारी दुविधाएं थी लोगों को, वो दुविधाओं का इसके माध्यम से निर्धारण हो रहा है कि सीधे पोर्टल पे चीजें जा रही हैं और इस लेवल के अधिकारी जब उन चीजों पे काम कर रहे हैं ना, तो उसका निस्तारण भी हो रहा है समस्याओं का। तो पब्लिक में संतुष्टि लेवल बढ़ रहा है और धीरे धीरे और भी बढ़ेगा अगर ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। बिल्कुल ठीक है ईश जी, बिल्कुल ठीक है। पौरुष भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ बने हो। पौरुष जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा राजस्थान में विकास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा, राजस्थान में जनता के हित में जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। ये बानगी निकल करके सामने आती है जो संपर्क पोर्टल पर समस्याओं का अंबार था। पौरुष जी, आपने मीडिया के माध्यम से आपको भी जानकारी मिली होगी सर, समस्याओं का किस तरीके से समाधान हो रहा है। सूबे का मुख्यमंत्री खुद कमान संभाल रहा है, आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी कि मेरे राजस्थान की जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। साफ सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी ने पाबंद किया है, हिदायत दी है कि और कहा है कि खाना पूर्ति नहीं होगी। और ये जो आंकड़ा निकल करके आता है 80% तक समस्याओं का समाधान जब होता है, तो मेरा ये मानना है कि गांव ढाणी में बैठा मजदूर, दूर देहात में बैठा किसान, एक आम आदमी राजस्थान के इस मुख्यमंत्री को साधुवाद आज दे रहा है। पौरुष जी, किस नजरिए से देखते हैं? आप विपक्ष में हैं, लेकिन जब बात अच्छी होती है तो हमें एक बड़ा दिल रखते हुए एक बिग हैंड हमें करना चाहिए, निश्चित रूप से एक वेलकम हमें यहां पर करना चाहिए इन तारीफों का। पौरुष जी। दिनेश जी, देखिए सर्वप्रथम तो मैं मेरी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से विक्रम नव संवत्सर 2083 की और आज राजस्थान दिवस की जो है सभी आपके दर्शकों को, राजस्थान की जनता को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और साथ ही साथ में मुख्यमंत्री जी को भी इस महीने में बधाई देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने राजनीतिक गुरु हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आंकड़ों की बाजीगरी सीख ली है। इसके लिए निश्चित तौर पर बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा क्योंकि हम राजस्थान के बोलने दीजिए। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए कि हम लोग राजस्थानी लोग हैं, सब लोग राजस्थान में कहावत होती है कि थाली में अगर घी डलता है तो अलग ही नजर आता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि भाई मैंने आपकी थाली में इतना घी डाला। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि क्या राजस्थान के अंदर सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है? क्या राजस्थान में अपराध का ग्राफ 0 आ चुका है? क्या किसान जो है वो यूरिया के लिए लाइन में नहीं लगे हुए?
क्या देश के राजस्थान के आम नागरिक गैस के लिए लाइन में नहीं लगे हुए? क्या नल बिजली के कनेक्शनों की उपलब्धता, नल बिजली के कनेक्शनों की प्लस नल बिजली की उपलब्धता मांग के अनुसार सुचारू जारी है? क्या राशन की दुकान पे सारे सामान जो है वो निश्चित तौर पर समय पर मिल रहे हैं? क्या जेडीए, नगर निगम, राजस्व विभाग गांव में पटवारी जो नामांतरण खोलता है, इन सबके जो है कार्य की पेंडेंसी 0 पे आ चुकी है? अगर ये नहीं आई तो आप एक 181 पे आप जो एक शिकायती पोर्टल है जिसपे राज्य के चुनिंदा लोग पहुंच पाते हैं, और वहां पर भी आप अधिकारियों पर दबाव बना करके टिकट क्लोजिंग कर देते हैं और अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं, तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय। और देखिए, मैं इस बात को आपका नेहरू जी की तरफ ध्यान दिलाना, मेरी बात, अधिकारियों को काम तो करना होगा, दबाव किस बात का सर अधिकारियों पर? अधिकारी काम के लिए हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूँ कि देखिए, समस्या जो होती है, समस्या का निदान होना अच्छी बात है जी। तो भगवान राम का जमाना रहा हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे आज का युग रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता है, किसी भी सरकार में नहीं होता है कि 100% सबके काम हो जाते हैं। परंतु मुख्यमंत्री या प्रशासन अगर इस बात को सोचे कि भाई मेरी जनता सुखी है और मैं आंख मीच के सो जाऊं, तो निश्चित तौर पर राम राज्य की परिकल्पना है वो साकार नहीं होती। राम राज्य की परिकल्पना वो होती है कि राज्य के अंदर अगर एक व्यक्ति भी भूखा सो रहा है, अगर एक व्यक्ति भी किसी वजह से पीड़ित है, तो शासक को नींद नहीं आनी चाहिए, और एक व्यक्ति के काम नहीं होने के अगेंस्ट में चाहे लाखों करोड़ों व्यक्तियों के काम हो गए हो, तो भी शासक को अपनी कमी माननी चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर आंकड़ों के हिसाब से अपनी पीठ थपथपा रहे, तो देखिए निश्चित तौर पे ये इस मायने में चिंताजनक है कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द एक ऐसा तंत्र है जो कि मुख्यमंत्री जी की झूठी तारीफें करके या आंकड़ों की बाजी करके मुख्यमंत्री जी को सब कुछ ऑल इज वेल और फील गुड फील करवा रहा है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देखिए, आम जनता जो होती है, आम जनता का प्रतिनिधित्व जो होता है, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक करते हैं और सांसद करते हैं, और खास करके विधायक और सांसद अगर वो सत्ताधारी पार्टी की हो, तो वो निश्चित तौर पे एक पैमाना होता है कि वो जनता के कितने काम करवा पा रहे हैं और वो खुद सरकार से कितने संतुष्ट हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी जो इसी सरकार के मंत्री हैं, वे खुद सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा चुके हैं, कह रहे हैं कि भाई प्रदेश में नौकरशाही हावी है। 2 जून 2024 में उन्होंने नौकरशाही से दुखी होकर के खुद ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। वो हालांकि वो एक अलग बात थी कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। भाजपा के ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत ने खुलकर के कहा कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, नियम बदल गए, लेकिन अधिकारी वही पुराने डर्रे पर चल रहे हैं। गंगानगर के विधायक जयदीप बिहानी ने नवंबर 24 में सरकारी कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर और एडीएम द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न करने पे, आपको पता है कि उनका कितना वहां पे जो है अपमान हुआ था। देवी सिंह भाटी जी जो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगा चुके हैं, और अभी ताजा मामला महिमा कुमारी मेवाड़ जो राजसमंद की बीजेपी की सांसद है, उनका अधिकारियों का विवाद सबके सामने है। तो मुझे आप एक और बताइए कि जनता ने जिस व्यक्ति को पावर दी, जो जनप्रतिनिधि बना, अगर वो ही अपनी पार्टी की सरकार से संतुष्ट नहीं है, तो दिनेश जी आप आम जनता को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? मैं आपसे इसी बात को कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को अपने इर्द गिर्द के जो अधिकारी जो उनकी तारीफें करते हैं, मैं कहता हूं सबसे पहले आप उनको हटाइए। आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखिए कि जो आपकी निंदा करें, जो आपकी कार्यशैली की आलोचना करें, आपकी कमियां बताएं और आपको सुझाव दें। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो राजा के सच्चे शुभचिंतक होते हैं, और जब राजा के इर्द गिर्द जब ऐसे लोग होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता का भी भला होता है और राजा का भी भला होता है। मैं ये बात वीरेंद्र जी से जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल एक वक्त ब्रेक का हो चुका है, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद में आप तीनों मेहमानों का फिर से रुख करेंगे। वीरेंद्र जी से जवाब लेंगे पौरुष जी आपके सवालों का, ब्रेक के बाद आपका रुख करते हैं। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते हैं। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन पर प्लॉट? है ना, जेडीए लाए हैं शहर की प्राइम लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें स्वर्ण विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अटल विहार, हरित विहार, गोल्डन रेजिडेंसी, शौर्य नगर, हर्षवाटिका, अदिति एनक्लेव, गणक एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, आकृति एनक्लेव, नाथुलाल करोल एनक्लेव, गोकुल और कन्हैया कुंज, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, अनंतपुरा, गणपतपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, यूनिक सिटी, शिवांग सिटी, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, लाल कोठी, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं। भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा फरवरी माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। Sip, sip, जीरा sip,
MDH का जलजीरा जीरा से प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा से MDH का जलजीरा जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH ब्रेक के बाद आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा जी पोरुष जी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। पोरुष जी ये कहते हैं कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है, भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार आंकड़ों की बाजीगरी यहां पर करती है, ये सिर्फ आंकड़े हैं, खुद अपनी पीठ थपथपा रहे। वीरेंद्र शर्मा जी, पोरुष जी मानने को तैयार नहीं है। पोरुष जी कहते हैं कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वीरेंद्र शर्मा जी। दिनेश जी, हमारे वैदिक इसमें कहा गया है धर्मार्थ काम फलाए राज्याय नमः, यानी उस राज्य को प्रणाम है जहां पे धर्म, अर्थ और कार्य पूर्ण होते हो। तो निश्चित रूप से भजनलाल जी को प्रणाम है, उनकी सरकार को प्रणाम है और इस राज्य को प्रणाम है, क्योंकि यहाँ सब कुछ हो रहा है। विपक्ष का कार्य है सिर्फ आलोचना करना, और वो भी नकारात्मक रूप से आलोचना करना, और वो आलोचना भी उस विषय की कर रहे हैं जिस विषय में उनके मंत्री खुद जेल में है। महेश जोशी जी पोरुष भारद्वाज जी के विधानसभा क्षेत्र के ही है, जेल में है, इसीलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने जल जीवन मिशन में भी घोटाला कर दिया था। इनके एक नेता भरत सिंह जी भगवान के पास पहुंच चुके हैं, इनके मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिख कर भाया जी के भ्रष्टाचार की। लेकिन कोई बात नहीं, विपक्ष है, आलोचना करेगा। लेकिन एक विषय है कि आलोचना करने से पहले यह सब ध्यान रखना चाहिए कि इन 2 वर्ष में ऐसा क्या हुआ। वही लोग काम करने वाले हैं, अधिकारी वही है। ये चिल्लाते रहे कि अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर रहे, ये तो हमारे अधिकारी है, ये तो हमारे अधिकारी। भैया आपके जो अधिकारी थे ना, उन्हीं अधिकारियों से कार्य करवाया, उसके बाद में परिणाम ऐसे आ रहे हैं कि आज 80% से अधिक परिवर्तन। वीरेंद्र जी संकेत दे रहे हैं कि काम करवाना आना चाहिए, अधिकारी वही काम करवाना आना चाहिए। पूरी बात सुनिए, देखिए आप ये देखिए इन 2 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान की विकास दर 12% से बढ़कर 16% पर पहुंच गई। इन 2 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान 11 विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान पर, 5 योजनाओं में द्वितीय स्थान पर और 9 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। इन 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि बिजनेस रिफॉर्म्स में राजस्थान प्रथम नंबर पर टॉप अचीवर आया है। 2 विभिन्न आयामों में राजस्थान टॉप अचीवर आया है। ये सब क्यों हुआ? यह सब संभव होता है जब प्रदेश का नेतृत्व धीर और गंभीर होता है, जब वह प्रदेश के बारे में सोचता है, की तरह नहीं केवल होटलों में बंद रहकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सोचे। इनका मुख्यमंत्री दिल्ली जाता ही नहीं था। क्यों नहीं जाता था? क्योंकि उसे कुर्सी का डर था कि मैं दिल्ली चले जाऊंगा तो भैया मेरी कुर्सी छीन लेगा आलाकमान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जब दिल्ली जाता है तो राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। और ये अभी तक भी क्या पौरुष जी अभी तक भी अपनी सरकार की उन कल्पित कल्पनाओं में घिरे हुए हैं कि हम क्यों नहीं ऐसा कर पाए। इनके मन में भी बड़ी टीस है, मेरे बहुत अच्छे मित्र है पौरुष जी, इनके मन में भी बड़ी टीस है कि क्या से हमने भी ये सब कुछ किया होता जो भजनलाल जी आज कर रहे हैं तो हम विपक्ष में नहीं बैठते, हम भी सत्ता में होते। निश्चित रूप से हर पार्टी के कार्यकर्ता की ये टीस होती है कि जब वह सरकार में होता है तो वो काम क्यों नहीं होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि भजनलाल जी ने जिस प्रकार का शासन दिया, राजस्थान में जिस सुशासन की स्थापना उन्होंने की है, जो नींव डाली है, वह जिस प्रकार से परिणाम दिखा रही है, चाहे वह विकसित राजस्थान के सपने को साकार होते हुए, चाहे उन युवाओं के सपने साकार होते हुए जो दिख रहे हैं। आप देखिए 1 लाख युवाओं को नौकरी मिल गई, 1,55,000 प्रक्रियाधीन है और 1 लाख भर्ती के कैलेंडर जारी हो चुके। इन 2 साल में ऐसा क्यों हुआ? जबकि पिछली सरकार में क्या हुआ था? राजस्थान महंगाई में नंबर 1 पर। पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान में देखते क्या हालत थी, पड़ोसी राज्यों के देख लेते, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल क्यों था? दूसरा विषय, राजस्थान महिला अत्याचारों में, राजस्थान बलात्कार में, राजस्थान बदमाशों का अड्डा बन चुका था। इन सब में नंबर 1 स्थान पर था राजस्थान। और वही राजस्थान की आज स्थिति, ये जो अपराधों की बात करती, 14% अपराधों में कमी आई है। किस लिए आई है? क्योंकि यहाँ पे संवेदनशील मुख्यमंत्री है जो निरंतर कार्य कर रहा है, जनता के बीच रहकर। अधिकारियों को सामने दिशा निर्देश है कि उन्हें कार्य करना ही पड़ेगा, तब ऐसे कार्य होते हैं। ये सिर्फ कपोल कल्पित कल्पनाओं से या आलोचनाओं करना से सरकारें नहीं चलती है। राज्य का निर्माण तब होता है जब कार्य करते हैं, और वही कार्य भजनलाल जी ने करके दिखाए, परिणाम सबके सामने। और मैं ये कहता हूं
जो परुष जी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे आंकड़ों की बाजीगरी, भैया आंकड़ों की बाजीगरी ने, आपका तो जादूगर था, वो तो पता नहीं क्या क्या जादूगरी करता था, बाजीगरी नहीं कर पाया। जादूगर अपने आप को कहता था, सिर्फ उनकी जादू कहां चला, उनका जादू चला सचिन पायलट के लिए आप शब्द कहते समय, उनका जादू चला सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, होटलों में बंद रहकर सरकार चलाने के लिए। राजस्थान की स्थिति क्या हो गई थी, हाय हाय हो रही थी सब जगह भ्रष्टाचारी राजस्थान करने लगे थे। हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट, इन 2 साल में टूरिस्ट का आंकड़ा देख लीजिए, इनके 5 साल का टूरिस्ट का आंकड़ा देख लीजिए। कब आता है टूरिस्ट? जब उसे लगता है कि प्रदेश शांत है, वह अच्छी व्यवस्था है, तब टूरिस्ट आता है। इन 2 साल में क्या हो गया भैया कि टूरिस्ट बम्पर टूरिस्ट आए हैं। आप तो पौरू जी जयपुर के रहने वाले, हवा महल आपका विधानसभा क्षेत्र है, हवा महल के सामने जगह नहीं मिल रही है, इतने टूरिस्ट आए हुए हैं। आप सोचिए, उन्हें होटल वालों से पूछिए जिनके यहाँ एडवांस बुकिंग चल रही है। ये ठीक है, जब वीरेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल वीरेंद्र जी फिर आएंगे आपके पास। ठीक है वीरेंद्र जी फिर आएंगे, वीरेंद्र शर्मा जी फिर आएंगे। राजस्थान में स्थितियां सही है, वहां चलते हैं, वहां की सरकार भी सही है, वहां की जनता भी सही है, वहां एक अच्छा माहौल है। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है। पौरुष भारद्वाज जी, वीरेंद्र जी ये कहते हैं, सुनिएगा पौरुष जी, वीरेंद्र शर्मा जी ये कहते हैं, हमने तो भैया कसम खाई है, सौगंध खाई है, इस जी आएंगे, सौगंध खाई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सौगंध खाई है, भारतीय जनता पार्टी ने, कि कांग्रेस ने राजस्थान का बंटाधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी 5 साल, और हम राजस्थान को विकास के शिखर पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वीरेंद्र शर्मा जी कहते हैं, पर्यटन की बात कर लीजिए, नौकरियों की बात कर लीजिए, राजस्थान में बजट की बात कर लीजिए, स्कूलों के क्रमान्वयन की बात कर लीजिए, अरे भाई किसी भी एंगल पर आप बात कर लीजिए, 2 साल में हमने वो कुछ कर दिया कि विपक्ष को बिल्कुल गिल्टी फील होती होगी। अभी आप ही के सामने कहा, पौरुष जी भी सोचते होंगे गहलोत साहब की सरकार ने वो क्यों नहीं किए काम, गहलोत साहब का जादू चला। मैं तथ्यात्मक जवाब देखिए दिनेश जी, मैं सबसे पहले तो मुझे मेरे भाई वीरेंद्र जी की बात सुन के बहुत हंसी आ रही थी। इनकी जानकारी का स्तर क्या है, ये कह रहे थे कि मंत्री महेश जोशी जो है वो अभी तक जेल में, वो जेल में नहीं है, आपने उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जमानत के लिए गया, मुकदमा बनाया था, सुनिए ना, मैंने बिल्कुल जनता को यह भी बताइए किस विषय पर जमानत है। जिस जनता को हर घर पर नल मिलने वाले थे, पानी मिलने वाला था, उसका पैसा खा गए जनता के पानी। आप ये देखिए राजस्थान की नीति है, झूठा मुकदमा कैसे बनता है, पौरुष भारद्वाज जी जरा बताइएगा, राजस्थान सर आपको सुन रहा है, ये झूठा मुकदमा कैसे बनता है, ये झूठा मुकदमा कैसे बनता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। भारद्वाज सर, पौरुष आप सोचिए ना, आप किस प्रकार की तैयारी दे रहे हैं, जरा बताइए ना, उस वीरेंद्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो ये शर्मनाक विषय कांग्रेस के लिए कि उसे ऐसा बचाव करना पड़ रहा है कि उसके मंत्री पानी जैसे उसका पैसा खा चुके हैं। पौरुष जी, झूठा मुकदमा कैसे बनता है, जरा समझाएंगे क्या? कैसा बचाव कर रहे हैं, झूठा मुकदमा कैसे बनता है? के पीछे रहकर वीरेंद्र जी रुकिएगा प्लीज, वीरेंद्र शर्मा जी रुकिएगा, वीरेंद्र शर्मा साहब रुकिएगा, इतना मत गिराइए। ठीक है वीरेंद्र शर्मा साहब रुकिएगा प्लीज। पौरुष जी, ये झूठा मुकदमा कैसे बनता है? आपने कहा कि इन लोगों ने झूठा मुकदमा बना करके महेश जोशी साहब को उलझा दिया, फंसा दिया, जेल भिजवाने की कॉन्स्पिरेसी इन्होंने रची। कैसे झूठा मुकदमा बनता है, जरा बताएंगे? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वीरेंद्र जी थोड़ी सच सुनने की हिम्मत रखें। वीरेंद्र जी ने इस बात को कहा था कि वीरेंद्र जी सुनेंगे सर, वीरेंद्र जी सुनेंगे, आपको इत्मीनान से सुनेंगे, लेकिन आप ये तो बताइएगा ये झूठा मुकदमा कैसे बनता है? सर बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए कम से कम। बिल्कुल पूरी आजादी है सर, पूरा समय है, पूरा समय है। अब मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि वीरेंद्र जी इस बात को कह रहे थे कि भाई जेजेएम के अंदर जो है मंत्री जेल में, तो मंत्री जेल में नहीं है, मंत्री बाहर आ चुके हैं। मंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, मंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी है कि मंत्री जी का सीधा कनेक्शन जो है वो किसी प्रकार का इस मामले से जो है नहीं बनता। और जो प्रशासन की समझ रखते हैं वे इस बात को जानते हैं कि जो प्रशासन की जो भी फाइलें होती है मंत्री मॉनिटरिंग के लिए अपने पास मंगा सकता है, परंतु जब ठेके दिए जाते हैं या फिर किसी भी तरह की, चाहे वो फाइनेंशियल सैंक्शन निकले, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन निकले, चाहे वो टेक्निकल सैंक्शन निकले, उसमें जो है अधिकारियों का बड़ा रोल होता है। अधिकारियों के स्तर पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 145 लोगों को 16 सीसी की चार्जशीट दी जानी थी, आपको पता है दिनेश जी? उसमें से कितने लोगों को दी? मात्र 37 लोगों को चार्जशीट दी है। मंत्री जी के ऊपर पूछिए सलाखों के पीछे क्यों थे, और दूसरा विषय पूछिए गोविंद सिंह माइक बंद करवाइए, दिनेश जी का माइक बंद करवाइए, एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज। पैसे ले रहे हैं क्या, भ्रष्टाचार
हो रहा है क्या? शिक्षकों ने कहा हाँ हमारे से पैसे ले रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हैं मंत्री, क्यों हटके गोविंद सिंह डोटासरा को मंत्री पद से? पौरुष जी सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, पौरुष भारद्वाजी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये वो लोग हैं, पौरुष जी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है ये लोग वो लोग हैं ये जो जनता का पानी का हक डकार गए, ईश्वर इनको कैसे माफ करेगा? जो लोग जनता का पानी डकार गए, जिन्होंने पानी के नाम पर पाप कर दिया, उनको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है। इन लोगों का हमारा क्या मुकाबला करे जनता? ये लोग जनता का पानी खा गए, पानी पी गए, पानी डकार गए, इन्होंने इतने भ्रष्टाचार किया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब मेरी बात तो 2 लाइन की पूरी हुई, आपके सवाल आ गया, वीरेंद्र जी का टोकना टकना गया, तो मेरी बात तो सुनो ना। बात तो तकनीकी आधार पूरी मजबूती से आप अपनी बात रखिएगा। जेजेएम सुनिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जेजेएम के ऊपर आपको पता है 2023 में प्रधानमंत्री जी ने जो है वो अपनी 2024 के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो है नवंबर के अंदर रिपोर्ट मंगाई थी पूरे भारत की। आपको पता है कि पूरे देश के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, उसमें से जो है लगभग 20 प्रदेश में घोटाला पाया गया। आपको पता है नंबर 1 पे कौन है जल जीवन मिशन में? गुजरात। नंबर 2 पे पता है आपको कौन है? अरे सुनो तो सही, अरे सुनो तो सही, हर घर जल पहुंचाने में नंबर 1 पे आया है। सुनो हर घर जल पहुंचाने में नंबर 1 पर आया राजस्थान। अब जाके राजस्थान बुलवा लीजिए, गला बैठने में। वीरेंद्र जी रुकिएगा, राजस्थान पिछड़ गया था वो प्रथम पे। वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास फिर आएंगे। पौरुष जी प्लीज कंप्लीट। पौरुष जी प्लीज कंप्लीट। मैं इस बात को कह रहा हूं, आपको पता है जो देश में जो 20 राज्य जहाँ पे पूरा जेजेएम में जो है उच्च स्तर पे घोटाला हुआ, उसमें नंबर 1 पे गुजरात था और नंबर 5 के अंदर आपको पता है बिल्कुल गलत आंकड़ा आएंगे। वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास आएंगे, वीरेंद्र जी आएंगे। गुजरात प्रथम स्थान पर आया है हर घर जल पहुंचाने में। भैया पौरुष जी अपने डाटा को क्लियर कर लीजिए। आप उसी प्रकार का डाटा दे रहे हैं जिस प्रकार का जनाधार में आपने डाटा अपडेट करवाया। दिनेश जी इस बात को इंडिया टीवी के माध्यम से जनाधार में जो डाटा अपडेट करवाया ना, सुनो तो सही। अरे ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे डिबेट नहीं होती। वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे, शर्मा साहब आपके पास आएंगे। पौरुष जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। पौरुष भारद्वाज तो जनसंख्या गायब कर दी, वहां से ओबीसी कोई रहता ही नहीं, यही गायब कर दिया आपने। इस प्रकार का अपडेट किया आपने डाटा, इस प्रकार का डाटा आप जनता को बताना चाह रहे हैं। झूठ और फरेब के अलावा आपने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में आपके पास आएंगे। पौरुष जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। पौरुष भारद्वाज जी प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। पौरुष भारद्वाज जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। पौरुष भारद्वाज जी अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट ही है मेरा जी, बिल्कुल। मैं इस बात को कह रहा हूं आपसे कि मेरा गला बैठा हुआ है। वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि शांति से सुने, और अगर शांति से सुनने की हिम्मत नहीं है तो मैं डिबेट गलत आंकड़े मत दीजिए। नहीं, गलत आंकड़े मत दीजिए। गलत आंकड़े देंगे तो कोई नहीं सुनेगा भैया। गलत आंकड़े मत दीजिए। दर्शक तय करेंगे, आप थोड़ी करोगे। मैं इस बात को दिनेश जी मेरी सुनिए, मैं पूरे देश के मेरे कह रहा हूँ कि जल जीवन मिशन में जो उसमें सरकार के। पौरुष जी आपके पास फिर आएंगे। पौरुष जी आपके पास फिर आएंगे। नेटवर्क आपकी तरफ से कमजोर है। ईश भारद्वाज जी लगातार हमारे साथ बने। ईश भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ, ईश भारद्वाज जी जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने तर्क रखे और ये कहा कि ये आंकड़ों का खेल नहीं है, ये पूरा मेहनत का खेल है, अधिकारियों से काम करवाना आना चाहिए। सरकार पहले गहलोत साहब की भी थी, कांग्रेस की भी थी, अधिकारी वही थे, वही अधिकारी आज हैं जो पैटर्न वर्किंग स्टाइल का जो हम हैं काम में यकीन करते हैं। और हमने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक नज़ीर यहाँ पर पेश की है, विपक्ष को भी बता दिया काम करके कि काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम करने की एक नीति होनी चाहिए, और हमारी नीति और नीयत दोनों यहाँ पर साफ है। ईश भारद्वाज जी ये कहते हैं, पौरुष जी ये कहते हैं कि हल्ला, पौरुष जी ये कहते हैं, ईश भारद्वाज जी बोलूंगा कि ईश भारद्वाज जी में महत्वपूर्ण होती है साहब। ईश भारद्वाज जी, पौरुष जी कहते हैं, ईश भारद्वाज जहाँ स्पष्ट दिख रहा है वहां उसे स्वीकार करना भी जरूरी है। इनको कुछ चीजें स्वीकार करनी चाहिए। किनको स्वीकार करनी चाहिए? मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति की तरह बात करता हूँ। पेपर घोटाले में कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान नंबर 1 था कि नहीं? पौरुष जी सुनिएगा, जो सरकार नहीं, उस सरकार में पेपरों की क्या हालत थी, इसके लिए पौरुष भारद्वाज जी कोई जवाब देंगे। और भजन लाल जी ने आने के बाद उन चीजों में कितना सुधार किया। पौरुष भारद्वाज जी पुराने मामले तो खुल ही रहे हैं, लेकिन नए मामले जो हो रहे हैं वो नहीं हो पा रहे जिस तरीके से गहलोत जी के टाइम में होते थे। डोटासरा जी ने अपने सारे परिवार को आरएएस में टॉप करा दिया।
अब बताओ इससे बड़ा और क्या होगा? एक मंत्री और आज जो विपक्ष का नेता है कांग्रेस का इतना बड़ा व्यक्ति है, कुछ सवाल कर रहे हैं आपसे, डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं। पौरुष जी सुनिए ना, पौरुष भारद्वाज जी सुन पा रहे हैं? क्या है, एक निष्पक्ष राय की जरूरत है। दूसरा मैं कहूंगा, घोटालों में राजस्थान इनके टाइम में नंबर 1 था, ये सत्य है। अभी कोई घोटाला नहीं हो रहा है सरकार के अंदर। भारद्वाज जी को, पौरुष भारद्वाज जी, है ना? अच्छा, तीसरी साहब, मैं अब ये किरोड़ी लाल जी का नाम ले रहे थे अभी। मैं कहता हूं हमारे जो किरोड़ी लाल जी अभी इस सरकार में काम कर रहे हैं, किरोड़ी लाल जी एक निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। अगर अधिकारी काम नहीं करते तो सरकार का मंत्री जमीन पे जाके काम कर रहा है। कितनी जगह वो फर्जीवाड़ा पकड़ रहे हैं, तो ये तो इनको तो तारीफ करनी चाहिए। और ऐसा मंत्री कोई इनकी सरकार में था क्या, बताएं जरा। तो वो मंत्रालय का जो काम है वही कर रहे हैं। अगर उनके अधिकारी सही काम न कर रहे हैं तो एक मंत्री का ये दायित्व है, नैतिक दायित्व भी है और उसका सामाजिक दायित्व भी है। तो किरोड़ी लाल जी तो उस भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, तो इनको तारीफ करनी चाहिए इस चीज की। अब ये किरोड़ी लाल जी को असंतुष्ट बता रहे हैं, ये असंतुष्टता का पैमाना नहीं है, ये किरोड़ी लाल जी की वर्किंग स्टाइल है। भरत सिंह जी को भूल गए, और 4 मंत्री होने चाहिए सरकार में जो किरोड़ी लाल जी की स्टाइल से काम करे ना, तो अधिकारी सीधे सीधे काम करने लगेंगे। और साहब अच्छा काम होगा तो उसका क्रेडिट भजन लाल जी को ही मिलेगा, आज भी मिल रहा है। ठीक है, ईश भारद्वाज जी। वीरेंद्र शर्मा जी सुन पा रहे हैं? सर विपक्ष कहता है, बोलूं 2 मिनट? हाँ, पौरुष जी बिल्कुल, पौरुष जी सुन पा रहे हैं? पौरुष जी, ईश जी का सवाल सुना आपने? ईश जी ये कहते हैं, पौरुष जी मेरी इस बात का जवाब दें, गहलोत साहब की सरकार पे पेपर लीक का जो मामला था, पेपर लीक माफिया था, नंबर 1 पर था। आरपीएससी में जो सिलेक्शन हुआ, ऐसा लगता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग नहीं, डोटासरा सेवा आयोग था। ईश भारद्वाज जी बड़ा एलिगेशन लगा रहे आपके ऊपर, लोक सेवा आयोग नहीं कहेंगे, डोटासरा सेवा आयोग कहेंगे। डोटासरा जी के सभी रिश्तेदार किस तरीके से प्रमोट होते हैं। एक चीज और बोलूंगा, मेरी खुद धर्मपत्नी ने आरएस का एग्जाम दिए 2-3 बार, हर बार 3-4 नंबरों का फर्क रहा। तो मैं तो इसका पूरा श्रेय सरकार को देता हूँ, कांग्रेस की को, कि इसने इतने फर्जीवाड़े किए कि ईमानदारी से कोई व्यक्ति सेलेक्ट ही नहीं हो पाया। पौरुष भारद्वाज जी, आप लोग बोलेंगे कि डिबेट, आप लोग एक दूसरे की तारीफ कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए। आप लोग तो नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, मुझे बोलने तो दीजिए मुझे। हाँ नहीं, पूरा समय है पौरुष भारद्वाज जी, पूरा समय है सर आपके पास, नॉन स्टॉप कंटिन्यू बोलिएगा, कोई आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ईश जी हस्तक्षेप करेंगे, ना वीरेंद्र शर्मा जी हस्तक्षेप करेंगे। मैं पहली बात तो इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था एसआई भर्ती का। एसआई भर्ती का इन्होंने उस समय जब विपक्ष में थे, इन्होंने इस बात को जनता को विश्वास दिलाया था कि हम जैसे सरकार में आएंगे हम एसआई भर्ती को कैंसिल करेंगे। ये लोग सरकार में आए, इन्होंने हमारी एसआईटी जो बनाई हुई थी, इसको इन्होंने एसओजी का रूप दिया और इस एसओजी ने कार्रवाई धड़ाधड़ करी। निश्चित तौर पर एसओजी जो है वो बधाई की पात्र है। उसके बाद में साहब जब उन भर्तियों को कैंसिल करने के लिए आया, नंबर आया, एसओजी ने कहा कि भर्ती को कैंसिल कर दीजिए। मंत्रिमंडलीय समिति बनी, उसने कहा कि भर्ती को कैंसिल कर दीजिए। राज्य के डबल एजी ने कहा कि इस भर्ती को कैंसिल कर दीजिए। पीएचक्यू ने कहा कि इस भर्ती को कैंसिल कर दीजिए। फिर सरकार ने जो है कोर्ट में जाकर के इसके उल्टा जवाब क्यों दिया, इस बात का जवाब दीजिए। और जब उसके बाद जब कोर्ट ने उन भर्तियों को कैंसिल कर दी और जब अभ्यर्थी उसके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, तो वहां जाकर के कोर्ट सरकार का जो निर्णय है वो अपने द्वारा पूर्व में किए गए वादे से कैसे बदल गया, नंबर 1 बात। दूसरी बात में ईश भारद्वाज जी की इस बात को भी बड़े मैं बड़ा ताज्जुब होकर सुन रहा था कि विश्लेषक महोदय हैं, इतना मैं समझता हूं कि इतना आईक्यू सबका होता है कि अगर पिछली सरकार कोई घोटाला करती है तो अगली सरकार अगर उस पर आरोप लगा के आती है तो निश्चित तौर पे उसको उसके खिलाफ कार्रवाई खोलनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए, दोषियों को जेल में भेजना चाहिए। हमने डोटासरा जी आरोप लगाए थे, भारद्वाज जी डोटासरा जी आरोप लगाए, तो मुझे इस बात को तो जवाब दे दीजिए कि क्या बीजेपी ने आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए उन पे क्या डोटासरा जी के खिलाफ किसी तरह का कोई जांच आयोग या किसी तरह की कोई एफआईआर या किसी तरह की कोई समिति बनाई? क्या नहीं बनाई ना, इसका मतलब कि सारी बातें जो है वो चुनावी जो है खाली एक आरोप प्रत्यारोप की बात थी। दूसरी बात मेरे भाई वीरेंद्र शर्मा जी सुन के क्यों बौखलाते हैं? सुनिए तो सही, सुनने की क्षमता रखिए। अच्छा विश्लेषक होता है, उसको सुनना भी चाहिए, अच्छे प्रवक्ता को सुनना भी चाहिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मेरे पास आप लोगों की आपके हर झूठ के जवाब से मेरे सब सामने आते थे। दूसरी बात में, अरे सुनिए तो सही, मैं दूसरी बात में इस बात को कह रहा हूँ, वीरेंद्र जी ने कहा कि जल जीवन मिशन की बात, जल जीवन मिशन के मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ। 7 राज्यों में तमिलनाडु, त्रिपुरा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में ठेकेदारों पे जुर्माना जो है वो जुर्माना लगाया गया और उनसे जुर्माना वसूल किया गया। अभी बात चल रही थी, मैंने आपसे कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरी बात को झुठला दे तो मैं पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहा हूं कि अगर मैं झूठ बोला हूं तो मेरे ऊपर मानहानि का दावा कीजिए। जल जीवन मिशन सुनिए, जल जीवन मिशन में
गुजरात नंबर 1 है। गुजरात में आपको पता है कितने की वसूली हुई ठेकेदारों से? ठेकेदारों से गुजरात में वसूली हुई 120.65 करोड़ रुपए की। और राजस्थान ने बताया आपको कितने की वसूली हुई? मात्र 5.34 करोड़ रुपए की। ये तो तथ्य और ये है आंकड़े जो कागजों में जो सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई और जो केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई। अब आप मुझे बता दीजिए, 120 करोड़ रुपए, इसीलिए आपके मंत्री जेल में है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं आपके मंत्री जेल में क्यों हैं? इसीलिए आपके मंत्री जेल में है कि भ्रष्टाचार का खुला खेल चला। इसीलिए मंत्री जेल में है कि खुद पूरा डकार गए भैया, जेल में नहीं है, खुद पूरा डकार गए, जमानत पर है, जमानत पर। जेल से बाहर। दिनेश जी, दिनेश जी, ये कांग्रेस की एक राष्ट्रीय समस्या है। आप सुन पा रहे हैं दिनेश जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, प्लीज बी कंटिन्यू। जी, ये कांग्रेस की एक राष्ट्रीय समस्या है कि इनके केंद्रीय नेता, इनका गांधी परिवार जो स्वयं बेल पर है, जमानत पर है, वो भी अपने आप को पाक साफ बताता है कि हम तो पाक साफ है, चाहे वो जमानत पर है लेकिन वो पाक साफ बताएगा। पौरुष जी की स्थिति भी वही है कि इनके मंत्री जेल में जाके आ चुके हैं, भ्रष्टाचार के मामले में गए हैं, लेकिन फिर भी ये स्वीकार नहीं कर, क्योंकि इन्होंने एक हमारे राजस्थान में शब्द होता है नकटा, चाहे कितना भी कुछ कर लेंगे लेकिन ये स्वीकार नहीं करेंगे कि साहब हमने ऐसा किया। अरे भाई आपने गलतियां की है, स्वीकार कर लीजिए ना, जनता ने आपको इसलिए वीरेंद्र शर्मा सर शब्द को जरा रिपीट कीजिएगा। वीरेंद्र शर्मा सर शब्द को जरा रिपीट कीजिएगा, जो शब्द आपने अभी कोट किया। राजस्थान में एक शब्द लिया जाता है नकटा, यानी वो चोरी करके भी मुकर जाता है कि मैंने नहीं किया। पौरुष जी, वीरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता नकटे हैं। नकटा शब्द सुना होगा आपने, राजस्थान में प्रचलन में है नकटा। ये मानने को तैयार नहीं होते ये लोग, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को नकटा कहती है। नकटा नहीं, ये तो पूरी जनता भी मान रही है कि भैया घोटाले किए तभी तो जेल में गए। नहीं तो आप बताइए दिनेश जी, आप कभी जेल में गए? पौरुष भारद्वाज जी तो कभी जेल में नहीं गए। वीरेंद्र शर्मा जी, ईश्वर करे वो दिन कभी ना आए। वीरेंद्र शर्मा जी, ईश्वर करे वो दिन कभी ना आए कि दिनेश शर्मा जैसा पत्रकार जेल जाए। जेल में वही जाता है जो कोई बदमाशी करता है या घोटाले करता है। बहुत सारे जब निश्चित हो चुका उसके बाद ही कोर्ट जेल में भेजता नहीं, ऐसे कोई। लेकिन एक सवाल है वीरेंद्र शर्मा सर, एक सवाल है। पौरुष जी ये कहते हैं, वीरेंद्र शर्मा सर एक सवाल है। पौरुष जी ये कहते हैं आपने डोटासरा साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने डोटासरा साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई डोटासरा जी के खिलाफ? अगर कांग्रेस के लोग दोषी हैं, जिस तरीके से ईश जी ने कहा कि डोटासरा जी पर आरोप है कि उन्होंने रिश्तेदारों को भर्ती करा दिया, डीपीसी जो हुई, आरपीएससी की जो डीपीसी हुई उसमें अपने रिश्तेदारों को उन्होंने प्रमोट करवाया, तो आप लोगों ने कोई इंक्वायरी क्यों नहीं कंडक्ट करवाई सर? वीरेंद्र शर्मा साहब। दिनेश जी, इनकी विचलन की जो स्थिति है ना वो इसीलिए है, आप समझिए इस विषय को, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि कितने भी बड़े से बड़े मगरमच्छ हो वो जेल में जाएगा ही। तो इन्हें बड़ा विचलन हो रही है कि भैया डोटासरा जी का भी नंबर आने वाला। डोटासरा जी क्यों विचलित है? आप देखिए, सदन हो चाहे सड़क हो, सब जगह उनकी जो चिंता की लकीरें वो साफ नजर आ रही हैं कि वो कभी भी जेल में जा सकते हैं। उन्हें भी पता है कि जो जांचें चल रही है निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है। बड़ा से बड़ा आदमी हो, परवाह नहीं होगी, जेल जाएगा, गलत काम किया है जेल जाएगा। और वीरेंद्र जी कहते हैं डोटासरा जी बड़ा टेंशन में है, उनको लगता है कि वो किसी भी वक्त जेल में जा सकते हैं। पौरुष भारद्वाज जी, जिसने भी गलत काम किया हो, डोटासरा साहब हो, पौरुष भारद्वाज जी हो, ईश भारद्वाज जी हो, दिनेश शर्मा हो, भजन राज में जो भी गलत काम करेगा उसकी जगह जेल होगी। महेश जोशी साहब उसकी नजीर हैं। अगर ईश जी गलत काम करेंगे ईश जेल जाएंगे, दिनेश शर्मा गलत काम करेगा दिनेश शर्मा जेल जाएगा। घोटाले करने वाले आईएएस बकरे, इनके मुख्यमंत्री का ओएसडी था, कौन सा अधिकारी था मुख्यमंत्री का, अशोक गहलोत जी का के कार्यकाल का अधिकारी, वो भी पकड़ा गया है। अभी धीरे धीरे बहुत सामने आने वाले हैं। और चिंता मत कीजिए पौरुष जी, आपने जो कहा है वह सब कुछ भजन मुझे दिनेश जी आप यहाँ पे बैठे हुए लोग जिस प्रकार से वीरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं किसी बिहाफ पर तो कह रहे हैं ना, सबका नंबर लगेगा, जो भी चोर होगा उसका नंबर लगेगा, जिसने भी पाप किया होगा उसका नंबर लगेगा। ये डिबेट जो कम लग रहा है, कॉमेडी शो कम लग रहा है। देखिए दिनेश जी, कांग्रेस की स्थिति यही है कि जब सही बात होती है तो उन्हें कॉमेडी शो नजर आता है। जैसे राहुल गांधी करते हैं ना कॉमेडी, जैसे राहुल गांधी कॉमेडी करते हैं ना, ठीक उन्हें हर व्यक्ति कॉमेडी करता हुआ नजर आता है, क्योंकि इनको सीख ऊपर से यही मिली है कि कॉमेडी कीजिए।
जब सदन में बात आए तो सदन से भग जाइए, जब चैनल पे बात आए तो चैनल पे झूठ बोलिए, जब जनता के बीच जाना हो तो विदेश में भग जाइए। तो इन्हें सिखाया जाएगा। वीरेंद्र शर्मा जी कहते हैं भागते ज्यादा हैं आप लोग, मुकाबला करने की क्षमता आपने नहीं है, कांग्रेस में मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। आप सदन से भागते हैं, आप सड़क से भागते हैं, आप सामना नहीं कर सकते, आप सामना नहीं कर सकते, आप भागने में यकीन करते हैं। सामना कर सके। वीरेंद्र जी क्या जवाब देंगे? पौरुष जी, वीरेंद्र जी की बातों का क्या जवाब देंगे? ये कहते हैं कांग्रेस के लोग भागते ज्यादा हैं, आप सदन से भागते हैं, आप सड़क से भागते हैं। यहाँ तक कि ये पता नहीं कि कोई आदमी व्यक्ति जेल के बाहर बैठा, मुख्यमंत्री जी का कौन सा चला गया। अरे पौरुष जी काय को टिकट काट दिया था उनका हवा महल विधानसभा से? अगर उन्होंने कुछ गुनाह ही नहीं किया था तो क्यों टिकट काट दिया कांग्रेस ने उनका? वो तो आपके बड़े वरिष्ठ नेता थे, पूरी सरकार में सब कुछ दारोमदारी उन्हीं के ऊपर थी, क्यों टिकट काट दिया उनका? क्यों वो जेल की सलाखों में जाया है? आप ये बताइए दिनेश जी, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप नहीं और किसी ने गलत कार्य नहीं किया तो इतने दिन तक जेल में जाकर आ सकता है क्या? देश गर्त में जा रहा है, बातें तो आप लोगों की होती है, आप लोग कांग्रेस जा रही है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। विदेशी व्यक्ति ने जब कांग्रेस की स्थापना की थी ना, विदेशी व्यक्ति ने कांग्रेस की स्थापना की थी ने, वो इसीलिए की थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करे, कांग्रेस देश को गर्त में डाले, इसीलिए की थी क्या? पौरुष जी, देश गर्त में जा रहा है, उसके 5 आंकड़े दे दो आप। सरकार भी बनाई थी। आप बताओ इनको भाई साहब। ईश भारद्वाज जी कह रहे, पौरुष जी सुनिएगा, पौरुष जी ईश भारद्वाज जी एक सवाल करते हैं कि देश गर्त में जा रहा है, राजस्थान यदि गर्त में जा रहा है तो 5 आंकड़े आप बता दीजिए, कैसे पुष्ट करेंगे आप? ईश भारद्वाज जी, वीरेंद्र जी का सवाल नहीं है, ईश भारद्वाज जी का सवाल है। और ईश भारद्वाज जी, मैं आपको बता दूं, युवा विकास मंच राजस्थान के बैनर तले राजस्थान के लाखों युवाओं से जुड़ाव ये बताएंगे, पूरी बात इनकी सुनेंगे, ये बताएंगे कि भैया इनके समय प्रति व्यक्ति आय जो 1,16,000 थी वो 2,02,000 पे कैसे पहुंच गई। हमने अभी जो बजट दिया वह 41 कैसे दे दिया? नहीं सुन ली, आप दीजिएगा ना जवाब। बनाना पड़ेगा। बजट कैसे पहुंच गया? कैसे कम कर दिया वह भी बता दीजिए। नहीं बताएंगे, ये बताएंगे मेरे मित्र पौरुष जी, बताइए अब कैसे हो गया ये सब काम? गर्त में जा रहा है तो ये कैसे हो गया ये काम? बताओ साहब, बोलना आसान है पौरुष जी, जवाब देना बहुत मुश्किल है। बताओ साहब, जवाब दे दूं। माइक बंद कर लो आप लोग अपने, जवाब देता हूं, माइक बंद कर लो। जी, पौरुष जी, तीनों मेहमान सुनिएगा, ईश भारद्वाज जी सुनिएगा, वीरेंद्र शर्मा जी, पौरुष जी सुनिएगा। तो उछलना मत, सच्चाई सामने आएगी तो उछलना मत। अब आंकड़ों की बात करते हैं। कांग्रेस के पौरुष जी 1 मिनट का समय है, पौरुष भारद्वाज जी 1 मिनट का समय है। कांग्रेस के टाइम में हमने आम व्यक्ति को जो है मात्र 850 रुपए में 25 लाख रुपए का बीमा चिरंजीवी योजना के मार्फत दिया और 10 लाख रुपए का हमने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया। इस सरकार ने आती है उसका नाम तो बदल दिया पर उसके नए रजिस्ट्रेशन पे रोक लगा दी। सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने RSGS जैसी स्कीम शुरू की जिसमें हम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में इसका कुछ भाग लेकर के, अंश लेकर के हम उनके परिजनों का इलाज बिल्कुल फ्री में कराते थे। इस सरकार के समय बीच से बोल गए इन्हीं से करवाओ जी। पौरुष जी सुन पा रहे, प्लीज तीनों मेहमान थोड़ा धैर्य का परिचय दें प्लीज। बताएंगे, वो भी बताइए आयुष्मान योजना का लाभ क्यों नहीं आम राजस्थान को मिलने दिया आपने, वो भी बताइए। दर्शक समझ गए। 25 लाख भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया वह भी बताइए। और आपने चलिए, अब तीनों मेहमानों का शुक्रिया करते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक विशेष कार्यक्रम में लाइव हैं, प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ